उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जिसका नाम शायद किसी नक्शे पर भी ढूंढना पड़े, रामपुरवा। यहाँ की मिट्टी में गेहूं की खुशबू घुली रहती है। सुबह होती है तो खेतों से कोई ना कोई आवाज आती है, हल चलने की, पानी गिरने की या किसी बुजुर्ग के भजन की। इसी गांव की एक कच्ची छत के नीचे रहती थी प्रिया। प्रिया के पिता हरिलाल दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे और माँ कमला गांव के ही 2-3 पक्के घरों में बर्तन मांजती थी। घर में इतनी ही कमाई थी कि दाल रोटी चल जाए। प्रिया शुरू से ही थोड़ी अलग थी। उसे गांव की औरतों के साथ बैठकर पंचायत करने या टीवी सीरियल्स देखने का कोई शौक नहीं था। उसे बस किताबें पढ़ना पसंद था, पुरानी फटी हुई किताबें जो उसके स्कूल के मास्टर जी उसे दे दिया करते थे। एक बार उसने किसी अखबार में एक महिला एपीएस की फोटो देखी थी। बस तभी से उसके दिमाग में एक ही बात बैठ गई थी कि उसे भी ऐसी ही वर्दी पहननी है। लेकिन गांव देहात में लड़कियों के सपने अक्सर उनकी उम्र के साथ ही कुचल दिए जाते हैं। प्रिया 15 साल की ही थी जब उसका रिश्ता दूर के एक रिश्तेदार अर्जुन से तय हो गया। अर्जुन एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। घर वालों को लगा कि लड़का सरकारी नौकरी में है तो बेटी भूखी नहीं मरेगी। उम्र कम होने की वजह से गौना यानी विदाई 18 साल की उम्र में तय हुआ। 3 साल कैसे कटे ये सिर्फ प्रिया जानती थी। 18 की होते ही उसे मथुरा के पास अर्जुन के घर भेज दिया गया। ससुराल का माहौल वही टिपिकल था। सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर की चाय बनाना, झाड़ू पोछा, ससुर की दवाइयां और रात को सबके सोने के बाद बर्तन मांजना। प्रिया के अपने कपड़ों के बक्से में सबसे नीचे कुछ किताबें छिपी रहती थीं। कभी दोपहर में वो चोरी छिपे उन्हें निकालती तो सास की ताने भरी आवाज आ जाती, किताबें चाटकर घर नहीं चलता बहू, जाकर गेहूं बीन ले। अर्जुन कोई बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उसकी सोच बहुत छोटी थी। उसे बस एक नौकरानी जैसी बीवी चाहिए थी जो बिना सवाल किए उसकी सेवा करे। एक रात जब अर्जुन का मूड ठीक था, प्रिया ने डरते डरते कहा, जी मुझे आगे पढ़ना है, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। अर्जुन ने पानी का गिलास मेज पर पटका और उसे घूरते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे खानदान में औरतें बाहर जाकर अफसर नहीं बनती। 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, शांति से खाओ और घर संभालो। प्रिया के गले में जैसे कुछ अटक गया। उसने फिर कभी ये बात नहीं छेड़ी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी घुटन बढ़ रही थी। चीजें उस रात अपनी हद पार कर गईं जब अर्जुन दफ्तर से किसी बात पर बुरी तरह चिढ़कर लौटा था। खाने में शायद नमक थोड़ा कम था। उसने गुस्से में पूरी थाली फर्श पर फेंक दी। दाल प्रिया के पैरों पर जा गिरी। दिन भर की थकान और महीनों के दबे हुए दर्द के मारे प्रिया के मुंह से निकल गया, इतना ही बुरा है तो खुद क्यों नहीं बना लेते। इससे पहले कि प्रिया कुछ और समझ पाती, अर्जुन झटके से उठा और प्रिया के गाल पर पूरी ताकत से एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। प्रिया फर्श पर गिर गई। उसके कान सुन्न हो गए थे और होंठ से हल्का खून रिसने लगा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी बाहर से सास की आवाज आई, अरे अर्जुन धीरे हाथ उठा, पड़ोसियों को तमाशा दिखाना है क्या? उस एक लाइन ने प्रिया के अंदर सब कुछ तोड़कर रख दिया। उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं था कि उनकी बहू को पीटा गया है। उन्हें बस पड़ोसियों की फिक्र थी। रात के 1:30 बज रहे थे। प्रिया फर्श पर बैठी रही। उसने आईने में अपना सूजा हुआ चेहरा देखा। उसे अपनी माँ की याद आई, जो पूरी जिंदगी ऐसे ही ताने और मार सहती रही। प्रिया को लगा कि अगर वो आज नहीं उठी तो उसकी भी यही कहानी होगी। उसने बिना रोए एक पुराना झोला लिया। उसमें अपनी किताबें, 2 जोड़ी कपड़े और घर खर्च से बचाए हुए 2,500 रुपए डाल लिए। एक पुराने बिल के पीछे उसने लिखा, मैं जा रही हूँ, मुझे ऐसी घुटन भरी जिंदगी नहीं जीनी। खौफ और अंधेरे से लड़ते हुए वो स्टेशन पहुंची और सुबह की ट्रेन से दिल्ली आ गई। दिल्ली का शहर जितना बड़ा था, प्रिया के लिए उतना ही बेरहम निकला। बहुत मिन्नतों के बाद नांगलोई इलाके में एक छोटी सी सीलन भरी कोठरी मिली। किराया देने के लिए उसने आसपास के घरों में काम करना शुरू किया। जब वो दूसरों के घरों में ठंडे पानी से जूठे बर्तन मांजती तो उसके हाथों की दरारों में जलन होती, लेकिन उसका दिमाग उस वक्त भी इतिहास की तारीखें और संविधान के अनुच्छेद याद कर रहा होता था। दोपहर में वो पास की एक पुरानी सी म्यूनिसिपल लाइब्रेरी में जाकर घंटों पढ़ती। यहीं उसकी मुलाकात मीनाक्षी से हुई, जो बाद में उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनी। दोनों साथ में नोट्स शेयर करती और पैसे बचाने के लिए एक ही टिफिन आधा आधा खाती। पहले प्रयास का जब रिजल्ट आया तो पीडीएफ में प्रिया का रोल नंबर नहीं था। वो रात प्रिया के लिए दिल्ली की सबसे लंबी रात थी। वो अपनी सीलन भरी कोठरी में फर्श पर लेटकर फूट फूट कर रोई। उसकी हिम्मत टूट गई थी। अगले दिन उसने अपना झोला पैक कर लिया कि वापस गांव चली जाएगी।
क्योंकि दिल्ली में अब उसके पास सिर्फ 500 रुपए बचे थे। तभी मीनाक्षी आई। उसने प्रिया का झोला जमीन पर फेंका और चिल्लाई, जा, चली जा वापस। जाकर फिर से उसी अर्जुन के थप्पड़ और गालियां खा। अगर इतनी ही हिम्मत थी तो आई क्यों थी? उन कड़वे शब्दों ने प्रिया के अंदर की बुझती हुई आग को फिर से भड़का दिया। उसने आंसू पोंछे और किताबें वापस निकाल लीं। अगले 1 साल तक प्रिया ने सच में दिन रात एक कर दिया। वो 4 घंटे सोती और 15 घंटे पढ़ती। जब दूसरे प्रयास का फाइनल रिजल्ट आया तो प्रिया और मीनाक्षी साइबर कैफे में बैठी थी। यूपीएससी का सर्वर डाउन था। हर बीतता मिनट प्रिया की धड़कनें बढ़ा रहा था। अचानक पेज खुला। प्रिया के हाथ इतने कांप रहे थे कि वो माउस ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। मीनाक्षी ने माउस लिया और दबाकर प्रिया का रोल नंबर टाइप किया। स्क्रीन पर रोल नंबर के साथ प्रिया का नाम पीले रंग में हाईलाइट हो गया था। प्रिया की आंखों से आंसू ऐसे बहे जैसे सालों का बांध टूट गया हो। कैफे में बैठे लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने कांपते हाथों से पीसीओ से अपनी माँ को फोन मिलाया और रोते हुए सिर्फ इतना कह पाई, माँ, मैं अफसर बन गई। 2 साल बाद आईपीएस की कठिन ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और किस्मत देखिए, प्रिया की पहली पोस्टिंग मथुरा में ही हुई। वही शहर जहां से वो कभी रात के अंधेरे में रोते हुए भागी थी। एक दिन वो एक मेले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही थी। तभी मंदिर की सीढ़ियों के पास पुलिस वालों ने एक भिखारी को धक्का देकर वहां से हटाना चाहा। वो आदमी बहुत गंदी कपड़ों में था, बाल उलझे हुए थे और वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। प्रिया की नजर उस पर पड़ी। वो रुकी। वो धीरे से उसके पास गई। क्या नाम है तुम्हारा? उसने पूछा। उस आदमी ने डरते हुए सिर उठाया। दोनों की नजरें मिली। प्रिया के कदम ठिठक गए। वो अर्जुन था। अर्जुन ने भी उस नीली वर्दी वाली तेज तर्रार अफसर को देखा। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो बस हड़बड़ाते हुए अपने फटे हुए कपड़े छुपाने की कोशिश करने लगा। प्रिया के मन में कोई दया का समंदर नहीं उमड़ा, बल्कि उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। ये क्या हालत बना रखी है अपनी? प्रिया की आवाज में एक अफसर की सख्ती थी। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। प्रिया, तुम्हारे जाने के बाद बाबूजी हार्ट अटैक से नहीं रहे, माँ भी चल बसी। मैं टूट गया था। बुरी संगत लग गई। शराब ने सब कुछ बिकवा दिया। कुछ नहीं बचा मेरे पास। एक पल के लिए प्रिया को वो थप्पड़ और गालियां याद आईं, लेकिन फिर उसने उस आदमी की तरफ देखा जो अब नफरत के भी लायक नहीं बचा था। वो बस एक बीमार और लाचार इंसान था। प्रिया ने अपने साथ खड़े इंस्पेक्टर से कहा, इन्हें यहाँ से लेकर जाइए, शहर के नशा मुक्ति केंद्र यानी रिहैब में भर्ती कराइए और जो भी खर्चा होगा वो मेरे अकाउंट से कटेगा। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रिया, मुझे माफ कर दो। क्या हम फिर से? प्रिया ने उसे बीच में ही रोक दिया। अर्जुन, इंसानियत के नाते मैं तुम्हारा इलाज करवा रही हूँ ताकि तुम सड़क पर ऐसे घुट घुट कर ना मरो। लेकिन वो पुराना रिश्ता उसी रात खत्म हो गया था। अब अपनी जिंदगी खुद सुधारो। प्रिया वहां रुकी नहीं। वो मुड़ी और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। कुछ हफ्तों बाद प्रिया अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी से रामपुरवा गांव पहुंची। गांव के लोग एक पुलिस की गाड़ी देखकर पहले तो डर गए, लेकिन जब उसमें से वर्दी पहने प्रिया उतरी तो सबकी आंखें खुली रह गईं। हरीलाल और कमला अपनी बेटी को देखकर बस रोते जा रहे थे। गांव के जो लोग कभी उसके भागने पर ताने मारते थे, आज वो दूर से हाथ जोड़कर खड़े थे। प्रिया ने अपने पिता के पैर छुए। हरीलाल ने कांपते हाथों से अपनी बेटी के कंधे पर लगे सितारों को छुआ। उस दिन प्रिया को लगा कि नांगलोई की कोठरी में बिताई गई वो सारी भूखी रातें, वो जूठे बर्तन और वो सारे ताने आखिरकार वसूल हो गए। जिंदगी ने उसे वहां ला खड़ा किया था जहां से अब उसे कोई नीचे नहीं गिरा सकता था। अब आप बताइए, क्या प्रिया का घर छोड़ना सही था? क्या अर्जुन माफी के लायक था? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, हकीकत से जुड़ी और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल राजेश स्टोरी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ये कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, सपने देखने का हक सबको है और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है।